213 पीडीएफ का पेज नंबर बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये ट्रिपल थ्री कंपनी calculate the expected dollar payment in 3 months time using both forward market hedge and money market hedge, and recommend whether forward market hedge or money market hedge should be used to mitigate the risk on the potential purchase of the machine. 6 मार्क के लिए क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा. And based on your recommendation part A, calculate the net present value of the proposed investment in 3 months time and comment on the project's acceptability. ये अपन ने उस दिन सर के साथ किया हुआ था, एक बार फिर से कर लेते हैं. सी सी 333. Oh, it was double C company. Huh? Sorry. Is considered launching a new product. Relevant financial information includes follows: selling variable. अच्छा ये सब तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है फिलहाल हमारे क्वेश्चन के लिए. हमें क्या क्या दिया गया है? स्पॉट एक्सचेंज रेट इज ऑफ 0.7 एंड 3 months फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज, एक मिनट, स्पॉट एक्सचेंज रेट इज 0.7 यूरोस डॉलर्स एंड 3 months फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज 0.69. वो तो ठीक है, वो बाद में कर सकते हैं. सीसी कंपनी कैन अर्न 2.9 पर ईयर ऑन शॉर्ट टर्म यूरो डिपॉजिट्स एंड कैन बोरो शॉर्ट टर्म इन डॉलर्स. अच्छा ठीक है, तो हमें वो बाय सेल का ज्यादा कुछ बोला भी नहीं है, बट लेकिन हमें खाली वो वैल्यू की जरूरत है. वैल्यू जो चाहिए, हाँ मिला. टू मैन्युफैक्चर द न्यू प्रोडक्ट, सी कंपनी will need to purchase a new machine. The only supplier of this machine are located overseas. If the machine was ordered immediately, it would cost 1.5. तो हमें यूरो डिपॉजिट दिया. अच्छा, हमें यूरो में डिपॉजिट करना है सबसे पहले, ठीक है. फर्स्टली वी विल, अच्छा तो एक क्वेश्चन है. फर्स्टली वी विल deposit an amount in the Euro Bank in order to make the payment in 3 months time, है ना? हाँ, 3 months time. तो annual rate 2.9%, 3 months rate फिर हमें जो बीए में इतना वैल्यू मिल गया, लेकिन अब हमें जो चाहिए वो है अमाउंट 1.5, 1, 2, 3. डिपॉजिट अमाउंट जो हम डिपॉजिट करेंगे वो है दिस डिवाइडेड बाय दिस. तो हम करेंगे ये वाला अमाउंट डिपॉजिट, ठीक है. फिर आता है सेकेंडली वी विल आइडेंटिफाई हाउ मच अमाउंट डू वी नीड टू गिव टू द बैंक so that the bank can sell us the foreign currency. देख लाइट गया यहाँ पे फिर से. मैं झोपड़े में ही आया हुआ. जेल में, हाँ यार. झोपड़े में नहीं, कुछ जेल की ट्रेनिंग कर ले रहा। मान पड़ा यहाँ से निकल गया, क्रिमिनल बन गया, काम आना व्हाट चाहिए रेट? फ्यूचर
पॉइंट फ्यूचर एक्सपेंस। सेवन तूने 0.09 को 3/12 किया ना? नहीं रे, तो उसको भी 3/12 करेगा, वो तो तेरा स्पॉट रेट है ना। देखो पॉइंट्स 0.00725 कैसे मिला? वो 2.9 को 3/12 करके 2.09 ना? 2.9 अरे को। भाई, अच्छा, मुझे बस। तूने 0.7 को तू बोल रहा था इतने टाइम से, हाँ, बट टू 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 2.09 ही बोल रहा था, 0.09 नहीं आता। अर्ली we will calculate the borrowed amount that is along with interest इशक जाने मोरी रनिया है मस्त लगा मुझे छोड़ा इशक So amount required for the purchasing is 2,15,000. So 21,56,685. जी छोड़। We have kept the value as 2.1567 by मनी मार्केट है 2.1567, हाँ ठीक है, विच इज इतना है फिलहाल मेरे को। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, मनी मार्केट एज फॉरवर्ड फॉरवर्ड मार्केट हेज में, सॉरी क्वेश्चन कहाँ गया मेरा, ये 3 मंथ्स के बाद कोई स्पॉटेड है, वही मेरा आज का रेट बन जाएगा। कॉपी पेस्ट अमाउंट यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वो होगा 1500 1 2 3 0.7 नहीं होगा, 0.698 होगा। 3 मंथ्स के बाद मेरा ये फॉरवर्ड रेट बन रहा है। सो विच वन इज बेटर, मुझे कौन सा अमाउंट कम डिपॉजिट करके ज्यादा मिल रहा है? द आंसर इज 21,48,997। यहाँ पे क्वेश्चन एंड होता है। 21,04,9 लिखा है मैंने जितना भी लिखा है 489 लिखा है मैंने, मुझे लगता है मैंने 489 लिखा, दैट्स ओके। So this is better, right? For my forward market hedge is marginally preferable to money market hedge for euro payment expected after 3 months. तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर बी, इसका हमें क्या करना है? बेस्ड ऑन योर रिकमेंडेशन इन पार्ट ए, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रपोज इन्वेस्टमेंट इन 3 मंथ्स टाइम एंड कमेंट ऑन द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबिलिटी। यहाँ पे हमें कुछ साल दिए गए हैं या मंथ दिए गए, मुझे वो नहीं पता। ईयर ईयर दिए गए, ओके। एज पर अवर calculation in question number A. Question A, we will use the lesser amount as our investment। ठीक, थोड़ा गलत भी हम करते हैं ऐसे लिखते हैं तो, बट ठीक है। पर्टिकुलर्स
पे आता है ईयर 1, नहीं ईयर 0 पहले आता है, देन ईयर 1 2 3 4 एंड 5। परफेक्ट। अरे अरे अरे, इतना भी नहीं चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ तक कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन जो मुझे मिली है वो 2148997। तो अभी ये हम कैसे लिखेंगे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 12,000, वेरिएबल कॉस्ट इज 7 एंड इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 2,50,000। देन जनरल प्राइस इन इन्फ्लेशन over the price, ठीक, वो जनरल इन्फ्लेशन दिया हुआ है। however the selling price is inflated by 5%, variable cost inflate by 4% and fixed cost to inflate by 6%। चलो ठीक है। यूनिट्स 25,000, 5 लाख, 5 लाख, 4 लाख, मतलब 2 लाख। सेलिंग प्राइस, ये कहाँ पहुंच गया मैं? हाँ, सेलिंग प्राइस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेटेड सेलिंग प्राइस is sales, it's selling price into units, price into inflation। आया आया लेकिन Selling price is 12 per unit। भांडने में कम आता है। 12, 12, 12, 12। Inflation should be हाँ, वो भी लेट है। 1.05 equal to 1.05। तो चेस इसको ना हम फिर भी लिंक दे के ही करते हैं, भले ही आंसर सेम आएगा लेकिन मच बेटर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स is variable cost per unit, inflated cost, total cost, ये हो गया 7, इसको मैंने किया ड्रैग। इन्फ्लेशन इसकी बड़ी हो गई 1.05,
0.04 से, तो ये हमारे लिए बेटर हो जाएगा क्योंकि अब बाकी सारे फिगर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे यहाँ पे, इसलिए मैंने लिंक ऐसे दी थी। हम तो से डरते इश्क जान। का 50,000। inflated fixed cost, inflated fixed cost 2,50,000। तो ये हमारे आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, सब इन्फ्लेशन वगैरह सब चार्ज कर देने के बाद हमें ये फिगर मिलता है। मेरे ऐसा लगता है कि हमें, मुझे फिर भी अपने आप को ये ऊपर कर देता हूँ मैं। फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, सेल्स भी हो गए, फिक्स्ड कॉस्ट भी हो गए, और वेरिएबल कॉस्ट भी हो गए इन्फ्लेशन के साथ। यूनिट्स भी डन ही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे 50 लाख लिखने के, 1, 2, 3, 5 लाख है, यहाँ पर भी 5 लाख है। कूल, गुड टू गो, लेट्स गो। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। टू मैन्युफैक्चर दिस न्यू प्रोडक्ट विल कंपेयर, हाँ वो सब तो हो गया हमारा करके। नीचे आ जाते हैं। CC will be able to claim tax liable depreciation on investment on straight line basis over the next, over the is over estimate 4 year life of the asset. The company pays tax 1 year in arrears at the rate of 30%, is not expected to have scrap value at the end of the project. ठीक है, तो उससे डरते इश्क जाने मोरी रानी। Tax is 30% only। लास्ट में हम करेंगे TAD। क्या बात है, डेप। मिलियन से तो वाशरूम मतलब होने से, हाँ होने से। ठीक है था। डरता जहाँ हम बस डरते इश्क जाने मोरी रानी। ये अपनी हम तो कदा न दे दे, कर तो मांगे तो हम liable depreciation।
तो सब हो गया है। कंपनी ऑलवेज 1 year in arrears, assets not expected to have scrapped earlier at the end of the project. हाँ, आई थिंक एवरीथिंग इज डन। ये हमारा आ गया। फिर डिस्काउंटिंग के लिए हम कौन सा फैक्टर यूज करेंगे, हमें खाली यहाँ पे वो चेक करना है। हम वो यहाँ पे ढूंढेंगे। हमने ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस डेप्थ चार्ज कर लिया, हमने टैक्स भी चार्ज किया 30% 1 year इन अरियर्स पे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंटिंग फैक्टर ढूंढना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए ना, डिस्काउंटिंग फैक्टर, फॉर द डिस्काउंटिंग फैक्टर वील यूज दैट फॉर्मूला 1 + h। यहाँ पे मुझे लगता है आया आता था, इज इक्वल टू 1 + r इंटू 1 + h। एग्जाम में सब बताना है कि आई क्या है, आर क्या है, एच क्या है। आई इज नॉमिनल वैल्यू, आर इज रियल रेट, एच इज इन्फ्लेशन। उन्होंने जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वी विल जस्ट कीप ऑन यूजिंग दैट। और हमें एक रियल रेट भी अभी यहाँ पे दिया हुआ है, सो 1.05 है, 51 है। 1.051 इंटू जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन में यहाँ पे ऊपर दिया हुआ, तो 1.047 हमें यहाँ पे दिया हुआ है। हमने यूज किया तो हमें मिला डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10, क्योंकि हम ना इसको -1 करेंगे एंड देन इंटू 100 करेंगे, तो वी विल गेट डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10%। तो हम यहाँ पे 10% की डिस्काउंटिंग फैक्टर पूरी तरीके से यहाँ पे चार्ज कर देंगे। 0.909 चार्ज किया मैंने यहाँ पे चार्ज किया 0.826, देन मैंने यहाँ पे चार्ज किया 0.751, देन मैंने यहाँ पे चार्ज किया 0.683, देन मैंने यहाँ पे चार्ज किया 0.621। तो मेरे को आ गया आंसर 2181 ऑलमोस्ट। चेक कर लेते हैं उनके आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। द आंसर इज 2181, पूरी तरीके से मैच कर रहा है। हमने खाली यहाँ पे फुल फिगर्स में किया हुआ है, तो हमारा आंसर थोड़ा सा वैरी करेगा इसलिए, लेकिन राउंड ऑफ में आंसर सेम ही आता है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। तो लास्ट में खाली एक थियोरी क्वेश्चन है। डिस्कस द इम्पैक्ट इन्फ्लेशन हैज ऑन एक्सचेंज रेट्स। राहुल तेरा कितना हुआ है? कर रहा खत्म हो गया? हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। विल स्टार्ट व्हेन राहुल फिनिशेस हिज क्वेश्चन। तब तक तुझे तो यहाँ पे शेयर कर सकता है स्क्रीन, शायद पर उन लोग को ही पता चले कि लाइक तूने कैसे सॉल्व किया है तब तक, है ना। तो रेट के लिए वो ही लेने का तुमको। 11% आया ना।
10% है ना वो, तू खाली 1 माइनस करेगा उसमें से। -1, तो 10% आया ना। तो देखो 10% आएगा तो कहते वो 10% का वहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्ज करना है, तूने एक मिस्टेक की है। वो अपन थियोरी के बाद बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो वो उतना तेरे को एनपीवी आया, तेरा थोड़ा सा मिस्टेक है। वो अपन थियोरी के बाद करते हैं। पहले अपन यहाँ पे उसका थ्योरी पढ़ लेते हैं, देन विल डिस्कस योर मिस्टेक। पॉज कर देगा शेयरिंग, मैं यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन। ये रहा थ्योरी। जरा एक मिनट ना, मैं यहाँ पे आके, हाँ, डिस्कस द इम्पैक्ट इन्फ्लेशन हैज ऑन एक्सचेंज रेट्स। A key effect on inflation of companies is the role it plays in determining exchange rates. Purchasing power parity theory claims that the rate of exchange between two currencies depends on the relative inflation rates within the respective countries. PPPT is based on the law of one price. In equilibrium, identical goods must cost same regardless of the currency in which they are sold. The main function of an exchange rate is to provide the means of translating prices expressed in one currency into another. The implication is that the exchange rate will be determined in some way by the relationship between these prices. This arises from the law of one price. The law of one price states that in a free market with no barriers to trade and no transportation or transaction cost, the competitive process will ensure that there will only be one price for any given good. If price differences occurred, then they would be removed by arbitrage. Entrepreneurs would buy in the low market and resell in the high market. This would eradicate the price difference. If this law is applied to international transactions, it suggests that the exchange rates will always adjust to ensure that only one price exists between countries where there is relatively free trade. An estimate of expected future spot rates can be made using this formula. S1 is equal to SO into 1 plus HC and HB. H, SO is the current spot rate, H1 is the expected future spot rate. 10 और बाकी तो बेस करेंसी हाई करेंसी के बारे में बताया गया है इन्फ्लेशन के साथ साथ। 10 a high level of inflation in economy relative to inflation rate overseas will result in a depreciation of the currency. As a result of the currency fluctuation, imports will cost more, but it may be easier to export since goods will appear cheaper to overseas purchasers. इन्होंने खाली एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अपना वो एडवर्स और डिप्रिसिएशन का, ठीक है, वो तो अपन भी वही बोल सकते हैं। So of exchange rates to means to translating prices expressed in one currency into another currency. Implication is that the exchange rates will be determined in some way by the relationship between these prices. This arises from law of one price. The law of one price states that in a free market with no barriers to trade and no transportation or transaction cost, the competitive process will ensure that there will only be one price given to the good. If price differences occurred, then this would be removed by arbitrage. ठीक है कि मतलब एक बंदा जाएगा विल बाय इन द लो मार्केट एंड सेल इन द हाई मार्केट सो दैट डिमांड और सप्लाई का बना रहे और प्राइस सेम में आ जाए। ओके, this law is applied in international prices suggests that exchange rates will always adjust to ensure that only one price exists between countries there is relatively free trade। सही है, ठीक है।